नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हुए हैं। हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के बाद वे राज्यपाल से मिलेंगे और ये समय आपको बता दें 6 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मिलने का समय शाम 6 बजे का दिया हुआ है। आज राहुल गांधी असम होते हुए मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके जिरीबाम पहुंचे, हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने चूड़ाचांदपुर पहुंचकर राहत शिविरों में रह रहे लोगों से भी बात की है। गौरतलब है कि मणिपुर बीते 1 साल से हिंसा की चपेट में है। हिंसा के चलते मणिपुर में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं। बीते 1 साल में राहुल गांधी का ये तीसरा मणिपुर दौरा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। लोकसभा में विरोधी नेता राहुल गांधी मणिपुर के दौरे में हैं और कुछ देर पहले उन्होंने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरांग में जो पिछले साल जाति हिंसा में जिन लोगों के घर बार सब जल गए, जो लोग रिलीफ कैंप में हैं, उनके साथ यहाँ पे बात की। इसके पहले वो चूड़ाचांदपुर जिले में थे जहाँ पे कि कुकी जोमी समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने बात की जो पीड़ित हैं, और अब थोड़ी देर पहले उन्होंने मोइरांग में बिष्णुपुर जिले में जो कि मैते समुदाय के जो पीड़ित हैं उनके साथ बात की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी से बात की थी। मैडम, आपका नाम? आपका घर कहाँ था और आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? पहला में तो हमारा घर चूड़ाचांदपुर में था, अभी तो हम कुबला रिलीफ के में रहता है। आज राहुल गांधी जब आए, उनके साथ आपकी बात हुई, क्या बात हुई? उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या कहा? नहीं, उसने पूछा नहीं, हमने उसको रखा था। हाँ। हम लोग इधर से रिलीफ कैंप से चूड़ाचांदपुर में कब भेजना है वो जवाब नहीं देता। उनको भी वो भी ये नहीं बोल पाए कि कब जा पाएंगे। हाँ, तो आपने क्या मांग रखी उनके पास कि वो क्या कहें वो दिल्ली में क्या कहे सरकार को? वो दिल्ली में हम लोग का आवाज उठाएगा। हम लोग बात किया है ना, उससे डिमांड किया है ना, वो दिल्ली में पार्लियामेंट में उठाएगा बोला है। ये जो राहुल गांधी का जो विजिट है इस बार आपके स्टेट में, ये तीसरा विजिट है, आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं कि आप लोगों ने उनसे क्या बातें रखी हैं? We are so grateful to him that he come here the third time, and this time we expect him from him a little bit. I mean that he will pressurize the government for us, for IDP person, for internally displaced person, a lot more this time. I think on the next parliament session. ये एक जो जाति हिंसा से पीड़ित महिला है जिनका घर जल गया है और पिछले 1 साल से वो यहाँ पे रिलीफ कैंप में है, तो उन्होंने ये मांग रखी है कि पार्लियामेंट में, संसद में राहुल गांधी उनकी जो कंडीशन है इसके बारे में ये मांग उठाए कि उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया जाए। तो ये जो मणिपुर का मुद्दा है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इसको ही एक राजनीतिक प्लान के रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कैंपेन किया था इसके ऊपर। ये तीसरी विजिट है राहुल गांधी की मणिपुर में पिछले साल की जाति हिंसा के बाद। उन्होंने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया था उसकी शुरुआत भी मणिपुर से हुई थी और कहीं ना कहीं पे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सरकार को इस मामले में घेरने की कोशिश जरूर राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके पहले राज्यसभा में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस मामले के ऊपर बात रखी है अपनी और कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले पिछले महीने अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी की थी जहां पे कि सिक्योरिटी रिव्यू किया गया था। तो केंद्र सरकार की तरफ से जब एक पहल है उसके बीच ऑपोजिशन की जरूर एक कोशिश है कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए मणिपुर के मामले के ऊपर, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में मणिपुर के दोनों ही सीट कांग्रेस ने जीता था और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस को लगता है कि मणिपुर वाले इशू के ऊपर जो ज़मीन उनसे छीन गई है, पॉलिटिकल ज़मीन उनसे छीन गई है उत्तर पूर्व में, उसको वो रिगेन कर सकते हैं। और आने वाले जो बजट सत्र है उसके पहले राहुल गांधी का ये जो मणिपुर का दौरा, ये बहुत ही राजनीतिक तौर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रतनदीप चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ से इस जानकारी के लिए। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मणिपुर और इस समय राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात चल रही है। और आइए सीधे चलते हैं, प्रधानमंत्री का रूस दौरा भारत की विदेश नीति का अहम पहलू है। ये सीधे दृश्य आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। एक इस बारे में बता दें, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बनने के बाद, एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने परंपरा को एक तरह से नज़रअंदाज किया है। रूस को द्विपक्षीय यात्रा के लिए पहला राष्ट्र चुना है। परंपरा के अनुसार नए प्रधानमंत्री पड़ोसी मुल्कों का दौरा करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए थे, 2019 में श्रीलंका, मालदीव गए थे। हालांकि हाल की इटली में जो यात्रा की थी वो मल्टीलैटरल मीटिंग के दायरे में है, लेकिन ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो रूस का चयन हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण संकेत है हमारी विदेश नीति का। तो यात्रा का समय भी बहुत अहम है। आपको बता दें, इसी दौरान अमेरिका में 32 देशों के नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की भी बैठक हो रही है 9 से 11 जुलाई को, जो कि रूस के खिलाफ एक सामरिक गठजोड़ है। और भारत और रूस के संबंध हैं 70 साल पुराने हैं। भारत 60 से 70% जो सैन्य उपकरण है वो रूस से लेता है। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनका अभिवादन हो रहा है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सामरिक नज़रिए से भी, कूटनीतिक नज़रिए से भी। और इस यात्रा का आकलन भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो भारत 70 से आपको बता दें 60 से 70% सैन्य उपकरण लेता है। सामरिक साझेदारी और विक्रेता से बढ़कर सहयोग और सह निर्माण पर ये पहुंच चुकी है। और इससे पहले भारत और रूस के सैन्य उपकरणों पर समझौते भी हुए हैं, जिसके तहत S-400 ट्रायम्फ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल, M-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, T-90 टैंक्स, सुखोई MKI फाइटर्स, AK-230 असॉल्ट राइफल्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इत्यादि। हालांकि भारत अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी सैन्य उपकरण लेता रहा है। तो भारत के लिए कूटनीति के लिहाज से किस तरह से भारत ये बैलेंसिंग एक्ट करेगा, हमारी सहयोगी वसुधा वहाँ पर पहुँची हुई है रूस में। तो आइए पहले उनको सुन लेते हैं, वहाँ से जानकारी दे रही हैं। ये जो मीटिंग होगी उनकी व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के साथ, वो खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनकी पहली मीटिंग है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद। ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है काफ़ी महीनों से चल रहा है, लगभग 2 साल हो गए हैं। और इसके बारे में विश्व में काफ़ी चिंता है कि इस वॉर को किस तरह रोका जा सकता है। तो एक तरीके से जब मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है, उसी टाइम पे ये बायलैटरल मीटिंग होगी व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में। रशिया जो है वो कुछ महीनों से चाइना की ओर भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडशिप के कदम बढ़ाया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर 3 कंट्रीज़ का विजिट किया है, उसमें एक चाइना है, उसके अलावा वियतनाम और नॉर्थ कोरिया भी है। और उसी के साथ साथ पिछले कुछ सालों में भारत ने भी जो है अपने टाइज US, फ्रांस और अदर कंट्रीज़ के साथ डीपन किए हैं। हमारा जो डिफेंस डिपेंडेंस था रशिया में वो काफ़ी अभी कम हुआ है और हमने वो डाइवर्सिफाई करके हम ज़्यादा जो वेपन्स हैं वो US और फ्रांस से भी मंगवा रहे हैं। सो ये जो मीटिंग है वो उस मीटिंग का मेन एजेंडा डिफेंस टाइज के अलावा ट्रेड भी रहेगा। भारत के इंपोर्ट्स रशिया के साथ बढ़ते जा रहे हैं सब्सटैंटिवली। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयल डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीदा है, जिसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। उसके साथ साथ आपको जानकारी होगी कि रशिया जो है वो काफ़ी वेस्ट की तरफ से सैंक्शंस फेस कर रहा है। तो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है रशिया के लिए। तो रशिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस टाइम पे मॉस्को आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ओन क्रेडिबिलिटी के लिए। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेड में डेफिसिट है, इम्बैलेंस है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के बीच में, उसको थोड़ा जो है रिस्टोर किया जाए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी एट बैलेंस होने चाहिए इंडिया के इंपोर्ट्स के साथ, वो एक चिंता है भारतीय ऑफिशियल्स में। दूसरी जो बात है, कुछ ऐसे इंडियन ओरिजिन लोग हैं जिनको रशियन फ्रंट लाइन्स में फाइट करने के लिए सपोर्ट रोल्स दिया गया था, उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये जो है इस मैटर को बहुत गंभीरता से इंडिया ने उठाया है रशिया के सामने और रशिया जो है इस मैटर को देख रहा है। हमने कुछ सूत्रों से बात की, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैटर है ये जो विषय है इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ इंडिया उठाना चाहता है। और इनफैक्ट प्रधानमंत्री भी शायद इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, एक मुंबई मॉस्को के बीच और एक व्लादिवोस्टॉक जो ईस्टर्न रशिया का एक शहर है वो और चेन्नई के बीच। ये 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होगी आज। उसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल टाइज और टेक तो वसुधा वहाँ पहुँची, हमारे साथ रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्मा चलानी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। भारत के लिए सामरिक तौर पर तो रूस महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कूटनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आप प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे आंक रहे हैं? ये पहली विजिट है रशिया में 5 साल में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूस और भारत के बीच में एक एनुअल समिट होता है। मगर 3 साल से मोदी मॉस्को नहीं गए क्योंकि 2021 में पुतिन आए थे दिल्ली, तो उसके बाद फिर मोदी का टर्न था वो मॉस्को जाए। मगर 2022 में रूस का जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन का, उसके बजाय एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्योंकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ काफ़ी हैवी सैंक्शंस लगाए और प्रधानमंत्री ने अपनी मॉस्को विजिट पोस्टपोन की 2022 में और 2023 में भी नहीं गए। तो 3 साल के बाद ये एनुअल समिट हो रहा है और रूस भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो रिश्ता है रूस के साथ, ये रिश्ता बना 1971 में जब बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस हुआ। उस समय अमेरिका पाकिस्तान का जो जेनोसाइड था उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा था, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा था और चीन को भगा रहा था कि चीन को परसुएट करने की कोशिश कर रहा था कि चीन एक मिलिट्री फ्रंट खोले भारत के खिलाफ, क्योंकि निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ वही ऑप्शन रह गया कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट ना हो। मगर इंदिरा गांधी ने उस समय एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की मॉस्को के साथ, और जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की उसके बजाय चीन ने भारत के खिलाफ मिलिट्रली कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये रिश्ता तब से एक सॉलिड रॉक है भारत के लिए। जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है कि रूस इज ए ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और लेकिन ये एक तरफ चीन, हम सरहद पर देखते हैं चीन है, दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं, प्रधानमंत्री अभी इटली में गए थे, G7 के देशों मल्टीलैटरल मुलाकातें हुई हैं वहां पर। भारत के लिए कूटनीति के लिहाज से एक बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं निधि, क्योंकि बैलेंस फॉरेन पॉलिसी भारत की हर सरकार ने परस्यू किया है। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी परस्यू की। और रूस एक कंट्री है जिसके बारे में भारत में एक कंसेंसस है कि रूस के साथ अच्छे रिश्ते बनाना भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ये बैलेंसिंग किया जाए, ये एक चैलेंज रहता है हमेशा के लिए, क्योंकि स्पेशली जब से रूस का यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन हुआ, तब से ये बैलेंसिंग का जो चैलेंज है वो और एक्यूट हो गया। मगर जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं रूस के खिलाफ, उन सैंक्शन से रूस पर कोई ठोस असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक कोलैप्स वेस्ट चाह रहा था, इकोनॉमिक कोलैप्स तो हुआ नहीं है, बल्कि रशियन इकोनॉमी ठीक चल रही है और ना तो रूस इंटरनेशनली आइसोलेटेड है। तो ये चैलेंज भारत के लिए कि किस तरह से ये बैलेंस रखे अपने विदेश नीति में, ये चैलेंज हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट संक्षेप में टेस्ट ब्रह्मा, है। क्या निकल कर आएगा इस मुलाकात से? भारत के पक्ष में क्या निकल सकता है? रूस ना केवल मिलिट्री एरिया में इम्पोर्टेंट है, मगर स्ट्रेटेजिक एरिया में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टर्न पॉलिसी के बजाय रूस चीन की तरफ जा रहा है, तो इस तरह का अलाइनमेंट रोकना भारत के हितों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मोदी का इस समय मॉस्को में होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत अपना जो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप रीअफर्म करके रूस को मनाने की कोशिश करेगा कि चीन के साथ वो रिश्ते ना बनाए, इस तरह के गहरे रिश्ते, जिससे कि भारत के हितों पर असर पड़े। और दूसरी बात है कि सिर्फ इंडिया एक देश है दुनिया में जो यूक्रेन के युद्ध को रोक सकता है, क्योंकि दोनों साइड के लिए इंडिया एक्सेप्टेबल है, रूस के लिए एक्सेप्टेबल है और अमेरिका के लिए भी एक्सेप्टेबल है। तो मोदी को कोशिश करनी पड़ेगी कि एक तरह से कुछ तरीके से ये युद्ध में सीज फायर हो।
बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यात्रा पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण है किस तरह से भारत कूटनीतिक रिश्ते निभाता है रूस के साथ भी और विश्व के साथ भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देश की बात में तुरंत लौटते हैं। बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस समय मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें, आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। बहरहाल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के ठिकाने से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक घर में बनी अलमारी के भीतर आतंकियों ने गुप्त ठिकाना बना रखा था। अब पुलिस स्थानीय लोगों और आतंकियों के बीच किसी लिंक को लेकर जांच कर रही है। दिखने में घर की ये आम अलमारी लग रही है, लेकिन इसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कई दिन तक छुपे रहे। सुरक्षा बलों ने इस पूरे बंकर की तलाशी ली ताकि आतंकियों से जुड़ा कोई पहचान पत्र मिल सके। दीवार में थोड़ी थोड़ी जगह है, उसमें देख कोई आई कार्ड, कोई कागज, पन्नी वन्नी कुछ रखी है क्या? पिछले 2 दिनों में सिर्फ कुलगाम में हिजबुल के 6 आतंकी मारे गए, साथ में 2 जवान भी शहीद हुए। सुरक्षा बलों का दावा है कि मारे गए आतंकियों की मदद स्थानीय लोग कर रहे थे। इसे लेकर भी अब जांच हो रही है। 2 अलग-अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं। इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। दिलचस्प बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस दावा कर रही थी कि आतंक के नए दौर में लोकल रिक्रूटमेंट लगभग खत्म हो गया है और आतंकी वारदातों के लिए पाकिस्तान अब फॉरेन हार्डकोर आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है। सुरक्षा बलों की जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर घाटी में लगभग 150 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से लगभग 80 पाकिस्तान के एक्सपोर्ट किए गए आतंकी हैं और 50 सिर्फ पिछले 1 साल में सीमा पार से इस पार आए हैं। जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए, अगर दोस्ती में रहेगा, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, तो दोनों तरक्की करेंगे। दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कमज़ोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा। आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। सुरक्षा बलों की चिंता इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों से होकर अमरनाथ यात्रा जाती है। इसे लेकर सुरक्षा बलों ने सुरक्षा ग्रिड को दोबारा से रिव्यू भी किया है। केंद्र सरकार भले ही दावा कर रही हो कि जम्मू कश्मीर से अलगाववाद खत्म हो गया है, लेकिन आतंक के राडार पर कभी जम्मू और तो कभी कश्मीर में जिस तरह से आतंकी वारदातें निरंतर हो रही हैं, उससे यही लगता है कि वहां पे सुरक्षा बलों को आवाम का भरोसा जीतने के लिए अभी और ज़्यादा मशक्कत करनी होगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।